हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय बीएमएस चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्वस्वृत में एक नए चैप्टर को, जो कि होगा एनवायरमेंटल हेल्थ। यहाँ पे हम सबसे पहले देखने वाले हैं एयर को, दैट इज़ वायु। तो किस तरह से जो डिफरेंट डायरेक्शन की वायु होती है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ में कैसे डिफरेंशियल शो करती है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। पूर्व दिशा की जो वायु होती है वो मेनली गुरु, मधुर और स्निग्ध गुण वाली होती है, जिस वजह से जो वात प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं, थके हुए या फिर जिनमें जो कफ क्षीण हो जाता है, उनके लिए ये वायु बहुत अच्छी है। लेकिन वही अगर हम कफज व्यक्तियों के लिए बात करें तो इनमें ये रोग के चांसेस बढ़ा देती है। जो पूर्व दिशा की वायु होती है वो लवण दाहजनक होती है, जिस वजह से हम इसे व्रण पीड़ित व्यक्तियों में यूज़ नहीं कर सकते हैं। साथ ही ये रक्तपित्त वर्धक बताई गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण दिशा की वायु। तो दक्षिण दिशा की वायु को भी मधुर बताया गया है, लेकिन ये लघु गुण वाली होती है। फिर भी ये वात रोगों को कुपित नहीं करती है। नेत्रों के लिए ये हितकारी बताई गई है, बलवर्धक, और ये रक्तपित्त शामक होती है। हमने पूर्व दिशा में पढ़ा कि ये रक्तपित्त वर्धक होती है, लेकिन दक्षिण दिशा की वायु जो होती है वो रक्तपित्त शामक होती है। साथ ही साथ वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये दाहजनक होती है, और दक्षिण दिशा की वायु जो होती है ये अविदायी होती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पश्चिमी वायु की। तो जो पश्चिमी वायु होती है इसमें जो वात की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसमें रूक्ष गुण, परुष, खर, और जो स्नेह और बल का नाश करने वाली होती है। तीक्ष्ण गुण उसमें ज़्यादा होता है। जो भी कफ और मेद धातु होते हैं इसको शोषण करने वाली होते हैं। इसमें हम ज़्यादातर वात का डोमिनेंस देखने को मिल रहा है हमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तरी दिशा की जो वायु होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये स्निग्ध होती है, मृदु होती है, शीत गुण वाली होती है, मधुर गुण की होती है। साथ ही साथ इसमें मधुर रस के साथ साथ कषाय अनुरस में हमें देखने को मिलता है, और ये किसी भी दोषों को कुपित नहीं करने वाली होती है। ये शरीर में क्लेद और बल को बढ़ाती है। रस रक्त आदि जो धातु क्षीण हो गए हैं उनको ये ठीक करती है। क्षय और विष से पीड़ित जो भी व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी लाभकारी है। तो हमने देखा कि किस तरह से दक्षिण दिशा की वायु और जो पश्चिमी दिशा की वायु है उनमें हमें थोड़ा सा लघु या फिर जो वात की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी जो दक्षिण दिशा की वायु होती है वो वात को प्रकोपित नहीं करती है, लेकिन जो पश्चिमी दिशा की वायु होती है वो कफ और मेद धातु का शोषण करने वाली होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अगर जो वायु है वो दूषित हो गई है तो वो बहुत सारे रोगों को कॉज कर सकती है। ठीक है, तो अब हमें किस तरह से उसकी शुद्धि करनी है। तो उसकी शुद्धि करने के लिए आचार्य सुश्रुत ने कुछ द्रव्य बताए हैं, जिसका धुआं करने से या जिसको जला करके घर में घुमाने से जो वायु होती है वो शुद्ध हो जाती है। तो कुछ जो द्रव्य बताए हैं वो है लाक्षा, हरिद्रा, अतिविषा, हरितिकी, मुस्ता, एला, दालचीनी, कुष्ठ और प्रियंगु। तो यहाँ हम देख रहे हैं कुछ सुगंधित द्रव्य भी इसमें ऐड किए गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं एयर के बारे में। तो एयर जो होता है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, ये तो हमें पता है, जिसमें मेनली नाइट्रोजन गैस जो होता है उसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज़ 78.1%। ऑक्सीजन का अमाउंट 20.93 और वी कैन से 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%, और जो बाकी अदर गैसेस है वो ट्रेस अमाउंट में हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर किसी बंद कमरे में हम एयर के बारे में सोचें कि उसमें किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं, तो मेनली वहाँ पे हमें दो चेंजेस देखने को मिलते हैं, या तो केमिकल चेंज हो रहा होगा या तो फिजिकल चेंज हो रहा होगा। केमिकल चेंज कैसे? तो उस कमरे में जितने भी पर्सन होंगे उनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होंगे, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उस एरिया में इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन जो ऑक्सीजन है उसका कंजप्शन हो रहा होगा, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो उस एरिया में डिक्रीज़ करेगा। एक एवरेज पर्सन रेस्ट के टाइम पे 0.7 क्यूबिक फीट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर आवर रिलीज़ करता है। वही ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी इट में इंक्रीजेज अप टू 2 क्यूबिक फीट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें फिजिकल चेंजेस कैसे देखने को मिलेंगे। तो फिजिकल चेंजेस में बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, इसकी वजह से हमें राइज इन टेम्परेचर देखने को मिलेगा, इंक्रीज ऑफ द ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो स्किन है वहाँ से स्वेटिंग इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज इन द एयर मूवमेंट, अनप्लीजेंट बॉडी ओडर हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ वहाँ पे बैक्टीरियल पोल्यूशन भी होगा ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, कफिंग, स्नीजिंग, लाउड टॉकिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म दे रखा है, दैट इज़ द डिस्कम्फर्ट। तो डिस्कम्फर्ट क्या है कि इट इज़ अ सब्जेक्टिव सेंसेशन विच पीपल एक्सपीरियंस इन इल वेंटिलेटेड एंड क्राउडेड रूम्स। तो ये एक तरह का फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज हमने क्या पढ़ा कि टेम्परेचर राइज हो सकता है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो सकती है, एयर मूवमेंट रुक सकता है, हीट रेडिएशंस वहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो क्राउडेड रूम्स होता है वहाँ पे जो पीपल प्रेजेंट होते हैं उनमें एक तरह का सेंसेशन वो फील करेंगे, जिसको कि डिस्कम्फर्ट हम कह सकते हैं।
नेक्स्ट हम देख रहे हैं कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन एक तरह का रेंज ऑफ इफेक्टिव टेम्परेचर है जहाँ पे एक एडल्ट खुद को कंफर्टेबल फील करता है। तो ये एक तरह का बैलेंस होता है बिटवीन द प्रोडक्शन एंड लॉस ऑफ हीट, जिसमें कि कोई भी स्वेटिंग नहीं होती है और जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो भी राइज नहीं होता है। यहाँ पे एक टेबल बना रखी है जहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं कि कितने टेम्परेचर पे एक पर्सन प्लीजेंट, कूल, कंफर्टेबल फील कर सकता है। तो प्लीजेंट एंड कूल जो फीलिंग होता है वो एट द 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम फील कर सकते हैं। जो हॉट एंड अनकंफर्टेबल जो फीलिंग स्टार्ट हो रही है वो होती है 27 to 28 डिग्री सेल्सियस पे। और इनटॉलरेबली हॉट जो होता है, यानी कि जहाँ पे जो पर्सन बर्दाश्त नहीं कर सकता है हीट, वो होता है 30 डिग्री+ टेम्परेचर पे। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है P4SR, दैट इज़ द प्रेडिक्टेड 4 आवर स्वेट रेट, यानी कि 4 घंटे में एक व्यक्ति को कितना ज़्यादा पसीना होता है उस बेसिस पे जोन्स डिवाइड कर रखे हैं। अगर 1 to 3 लीटर्स पसीना निकलता है तो दैट इज़ द कंफर्ट जोन। 3 to 4.5 लीटर्स अगर हो रहा है तो जस्ट टॉलरेबल है, एंड 4.5 या उससे ज़्यादा अगर पसीना हो रहा है दैट इज़ द इनटॉलरेबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कूलिंग पावर की। तो ये एक तरह का कंबाइंड इफेक्ट है ऑफ एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर मूवमेंट। तो ये तीनों को जब हम एक साथ कंसीडर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कूलिंग पावर ऑफ द एयर। और इसको मेजर करने के लिए हम हिल्स काटा थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, जिसमें 2 रीडिंग होती है, एक तो ड्राई काटा रीडिंग, दूसरा वेट काटा। तो ड्राई काटा रीडिंग जो होती है वो 6 या फिर उससे अबव होती है, और वेट काटा रीडिंग जो होता है वो 20 या उससे अबव होता है। नेक्स्ट टर्म है इफेक्टिव टेम्परेचर। तो इफेक्टिव टेम्परेचर एक तरह का सेंसेशन है, इधर इट्स वार्मथ और कोल्ड, जो कि एक ह्यूमन बॉडी फील करता है। और इसमें भी हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और जो इंटरनल एयर का मूवमेंट है उसको कंसिडर करते हैं एक साथ। नेक्स्ट हम है करेक्टेड इफेक्टिव टेम्परेचर। तो अभी तक हम 3 फैक्टर्स को इंक्लूड कर रहे थे, इसमें 4 फैक्टर्स होते हैं, एयर टेम्परेचर, वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी एंड मीन रेडिएंट हीट, जिसको मेजर करते हैं हम ग्लोब थर्मामीटर से। नेक्स्ट टर्म है मैकडेल मैक्सिमम अलाउेबल स्वेट रेट। तो इसके अकॉर्डिंग विद इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन एक हेल्दी पर्सन जितना स्वेट रिलीज करता है विद इन 4 आवर्स वो होता है 4.5 लीटर्स। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द एयर पोल्यूशन, जहाँ पे हम सबसे पहले सोर्सेज देख रहे हैं। तो सोर्सेज, जो मेन सोर्सेज बताए गए हैं वो ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज से जो जितने भी गैसेस निकलते हैं, इधर इट्स ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस निकल रहे हैं, साथ ही साथ डोमेस्टिक सोर्सेज, स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स बताया गया है वो एक्टिव एंड पैसिव स्मोकिंग को बताया गया है। मिसलेनियस में कुछ सोर्सेज हो सकते हैं जैसे कि पेस्टिसाइड्स, इंसिनरेटर्स, बर्निंग रिफ्यूज़, नेचुरल सोर्सेज जैसे कि फंजाई, मोल्स, बैक्टीरियाज जो हमारे इन्वायरमेंट में घूम रहे होते हैं, वो सारे सोर्सेज हो सकते हैं एयर पोल्यूशन के। अब नेक्स्ट बात आती है कि हम एयर पोल्यूशन को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो WHO है उन्होंने कुछ प्रोसीजर्स रिकमेंड किए हैं, जैसे कि कंटेनमेंट। ये क्या होता है कि हम एक प्रिवेंट करें कि जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही है उसको हम अपने इन्वायरमेंट में जाने से रोक दें। अब वो कैसे करेंगे? या तो हम जहाँ से गैसेस रिलीज़ हो रहा है उस एरिया को कवर कर दें, उसको बंद कर दें, वहाँ पे अच्छा वेंटिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, या एयर क्लीनिंग मेथड्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है रिप्लेसमेंट, यानी कि जो भी मशीन्स या जो भी इंडस्ट्रीज़ जिसकी वजह से वो गैसेस रिलीज़ हो रहे हैं, हम उस चीज़ को रिप्लेस करके कोई ऐसे सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं जिससे जो हार्मफुल गैसेस है उसका रिलीज़ कम हो जाए। जैसे कि पहले के टाइम पे कोयले पे ज़्यादा हम यूज़ करते थे, तो उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं सोलर गैस पे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है वो कम हो जाएगा। थर्ड है डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन करने के लिए हम लोग ग्रीन बेल्ट्स बना सकते हैं बिटवीन द इंडस्ट्रियल एंड द रेजिडेंशियल एरियाज़। फोर्थ हम बात करते हैं लेजिस्लेशन की, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इन 1981 में एयर एक्ट निकाली थी, जिसमें क्या होता है कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें बताया गया था कि जितने भी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रहे हैं उनमें जो चिमनीज बनेगी उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको क्या क्या पावर मिले हुए हैं जिसकी वजह से वो इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। रिसर्चेस एंड एजुकेशन के बारे में बताया गया है, किस तरह से स्मोकलेस जोन्स हम क्रिएट कर सकते हैं और एयर क्वालिटी को किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं, इसके बारे में दिया गया है। अब ये तो रही हमारे नेशनल लेवल पे। अब फिफ्थ हम बात करते हैं इंटरनेशनल एक्शन क्या हुआ है। तो जो WHO है इसमें मेनली दो इंटरनेशनल सेंटर्स थे, लंदन में और वॉशिंगटन में। तो यहाँ पे 20 लैबोरेटरीज सेटअप किए थे और वहाँ पे इस चीज़ के रिगार्डिंग में स्टडी की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन की,
जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ एस्पेक्ट ऑब्वियसली। तो अगर हम बात करते हैं सोर्सेज की, तो मेनली जो सोर्सेज बताए गए हैं वो ऑटोमोबाइल्स बताए गए हैं, और इसका जो एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो ज़्यादातर केसेस में हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारा लंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, डिजीजेज है, वो हमें देखने को मिलेंगी। तो जो हेल्थ एस्पेक्ट में हम बात करें, सबसे पहले तो इसमें जो इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिलता है वो होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, या डेथ भी हो सकती है बाय सफोकेशन। अगर लॉन्ग टाइम ऑफ एक्सपोजर हो रहा है तो जिसकी वजह से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, ब्रोंकियल अस्थमा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब अलग अलग देखते हैं कि कौन से पोल्यूटेंट की वजह से क्या क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये मेनली रिलीज़ हो रहा है हमारे ऑटोमोबाइल से, गैस स्टोव, हीटर्स, वुड बर्निंग स्टोव्स, केरोसिन स्पेस हीटर से भी ये रिलीज़ हो रहा है। इसका एडवर्स इफेक्ट वही मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन हो सकता है, ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी, ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस या इम्पेयर्ड लंग डिफेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का एक मेजर सोर्स है जो है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जिसकी वजह से लंग कैंसर भी हो सकता है। ओजोन गैसेस जो होते हैं वो मेनली एयरक्राफ्ट कैबिन्स या फिर हाई एल्टीट्यूड पे हमें देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से कफ, सर्विक्टर्नल डिस्कम्फर्ट, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, डिजीज, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन देखने को मिल रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज़ होते हैं? ये पावर प्लांट, स्मेल्टर्स, ऑयल रिफाइनरीज, केरोसिन स्पेस हीटर से हमें देखने को मिलता है, और सीवियर केसेस में यहाँ पे डेथ भी देखने को हमें मिलता है। लेड भी जो है वो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से रिलीज़ हो रहा है, और इसमें भी हमें न्यूरोप्सी क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। ये तो रहा कि एयर पोल्यूशन की वजह से हेल्थ एस्पेक्ट पे क्या क्या असर पड़ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में। तो मेनली एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, कोरोजन ऑफ मेटल्स, डैमेज टू बिल्डिंग्स, सॉइलिंग एंड डैमेजिंग ऑफ क्लोथिंग, cost of cleaning and maintenance and repairs and aesthetic nuisance. Air pollution also reduces visibility in towns and causes accidents. तो जो एयर की क्वालिटी होती है अगर वो ख़राब हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एयर में सामने वाले को सही से नहीं देख पाएंगे, जिसकी वजह से विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स कॉज होते हैं और इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। That's it for the lecture. If you understand the video, then please do like, comment and share among your friends. And if you are new to the channel, then please do subscribe our channel. और भी बहुत सारे चैप्टर्स के जो वीडियोज़ हैं ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।